बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वीकेंड भी अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा आपने। जी, वीक का आगाज़ है, अपने कामों को अच्छी तरह से प्लान करें और जब आप काम अपने सारे प्लान कर लेते हैं कि पूरे वीक में आपने ये सब कुछ करना है, तो अच्छे तरीके से वो अंजाम को भी पहुंचते हैं। टाइम की पाबंदी यकीनी बनाएं, कामयाबी की ज़मानत इसी। हमने प्रोग्राम का आज आगाज़ की तरफ बढ़ना है, खबरें भी शामिल करेंगे, हमारे मेहमान भी आगे चल के ज्वाइन करेंगे। जिनकी बर्थडे है उनको विश करना है। 11:05 पर थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा उसके लिए, और कुछ दीगर सेगमेंट्स भी होंगे प्रोग्राम का हिस्सा। लेकिन सबसे पहले आज की खबरें क्या हैं, टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म का मुफ्त मेंबरशिप का ऐलान, सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए 190 मकामात पर नाकाबंदी, 3 ड्राइविंग सेंटर 24 घंटे खुले रहे। 5 माह के दरमियान शहरी 1129 गाड़ियों से हाथ धो बैठे, 29 कमर्शियल गाड़ियां गन पॉइंट पर छीनी गईं, 892 चोर लिए गए। और इसके बाद चोरी और सीनाजोरी की एक आला मिसाल आपको बताएंगे। खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा और दुर्र नायाब ने आज हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की लीड स्टोरी, सबसे पहली खबर है जी, वजीर आजम का वजीर आला के हमरा सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर की शहर की दीगर ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ब्रीफिंग, खेलों की मयारी सहूलियात पर इजहार इत्मीनान किया गया और वजीर आजम की जानिब से मुफ्त मेंबरशिप का ऐलान भी किया गया है। शाहिद सिप्रा साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत के लिए ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। आपको पता है स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे भी होता है। लेकिन आप किसी जगह पे जो हमारी यंग जनरेशन है, जो वन व्हीलिंग की तरफ रागिब है या सोशल मीडिया में कुछ इस तरह की एक्टिविटी की तरफ रागिब है, तो उनको अगर इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लाया जाए तो एक अच्छा मुआशरा जो है हम उसको बना सकते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट का बुनियादी तौर पर, और ये उस वक्त इस प्रोजेक्ट्स होते थे जब शहबाज शरीफ खुद वज़ीर आला हुआ करते थे। आपको याद है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी होना, स्पोर्ट्स के इस तरह कॉम्प्लेक्स का बनाना, फिर इंटर स्कूल्स, इंटर यूनिवर्सिटीज़ इस तरह के कॉम्पिटिशन्स करवाना। बुनियादी तौर पर एक सेहतमंदाना सरगर्मियों में तलबा और तालबात को इन्वॉल्व करना होता था इसका मकसद। अब ये सब्ज़ाज़ार के इलाके में बन गया है, इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हुआ है। आपने कल वीडियोज़ भी देखी होंगी कि प्राइम मिनिस्टर खुद खेल रहे हैं, जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म की राय भी लोगों की आ रही है। और उसके बाद कैरम बोर्ड है, वज़ीर आला उनके साथ थे, LDA के तमाम लोग वहाँ पे थे। इससे मजमूई तौर पर जो पता चला है कि 11 के करीब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, और जो 4 साल यानी कि माजी की जो हुकूमत थी, उन्होंने उसकी तरफ एक लम्हे भी ध्यान नहीं दिया कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस हद तक जो नौजवान नस्ल है उनके लिए ज़रूरी है, या खेल जो है वो किस हद तक जो मुआशरा है इसको बेहतरी की तरफ ला सकता है। तो मेरे ख्याल में एक अहम प्रोजेक्ट है। और इसके साथ एक अहम बात, जो आप भी वहीं से गुजरती हैं और बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरते हैं, कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब गए और CM साहब गए हैं, वहाँ सड़कों की बड़ी बुरी हालत है। आप लियाकत चौक से लेकर खाड़क नाला तक चले जाएं, जहाँ पे आपका थाना भी है। भाई का दुख आप बयान कर रहे हैं। हाँ जी, और वहाँ देखें कि उसी रोड पे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो शाहराएं ठीक होंगी, अच्छा वो है भी कोई मेरे ख्याल में 200-300 मीटर की वो सड़क है, कोई इतनी लंबी चौड़ी सड़क भी नहीं। लेकिन आप वहाँ सारा दिन ट्रैफिक देखे ना, कोई ऐसा पूरे दिन में वक्त नहीं है कि वहाँ पे ट्रैफिक का दबाव नहीं। ट्रैफिक का दबाव क्यों है कि आप खाड़क नाले को ढांप कर एक मेगा प्रोजेक्ट दूर है, आप उस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकेंगे। को खाड़क नाले को आप बंद कर रहे हैं, वो मेन रास्ता है जो आगे कॉलोनीज हैं, टाउन्स हैं, उनको जाता है बंद रोड की तरफ। जब वो बंद हो गया तो उसका सेकंड रास्ता क्या है कि आप स्कीम मोड से एंटर होकर लियाकत चौक, और लियाकत चौक से आपने वहीं से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये जहाँ से गुजर के जाना है। एक ही रास्ता रह गया, लेकिन उसकी भी एक साइड आपने बंद कर दी, लोगों को वन वे पर मुंतकिल किया। उससे क्या है, ट्रैफिक के मसाइल। अच्छा, ये आधे अधूरे काम जो छोड़ दिए जाते हैं, आई डोंट नो कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वजह क्या है? दुर्र नायाब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोई ये आधा अधूरा काम जो छोड़ा है, वजह है? आपने दुखती रगें छेड़ दी हैं। सबसे पहले तो मैं इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को एड्रेस करना चाहूँगा कि हम बहुत बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी क्या रही, लेकिन एक छोटे से कंपोनेंट को, लाहौर के इन 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को ले लें। चलें यहीं से बात कर लें कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे 2018 से पहले,
वो इस पे काम स्टार्ट तब का करके गए मंसूबा था, और बिल्कुल। 2023 में आके वो कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपने लाहौर के ऐसे सेहतमंदाना सरगर्मियों के मंसूबों को नज़रअंदाज क्यों किया? कहने को आप खुद एक स्पोर्ट्समैन थे। भाई वज़ीर आला जो हमारे थे वसीम अकरम प्लस साहब, आपको पता है वो रोज़ स्विमिंग भी करते थे, वो वॉक भी करते थे, अच्छा। वो जिम भी जाते थे, वो गवर्नर हाउस के स्विमिंग पूल में भी स्विमिंग करते थे दोपहर को मसरूफ़ तरीन वक्त में। लेकिन उनके पास टाइम था, लेकिन अगर लोगों को ये फैसिलिटी देनी है तो वो टाइम नहीं था। ठीक है जी। अब लाहौर के 11 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कोई बहुत शाहाना DHA ये साइडों पे नहीं है। ये ताजपुरा है, शालीमार है, चाइना स्कीम है, आपका आज़ादी चौक मीनार पाकिस्तान पर है, सब्ज़ा ज़ार जैसे डिप्राइव्ड एरिया में है। शाहिद ने बहुत अच्छी बात की है कि आप आस-पास की आबादियों की हालत देखें, सड़कें, सीवरेज, इंक्रोचमेंट्स, तजावज़ात हर तरह से है। लेकिन कल इस पर नोटिस लिया गया है और वज़ीर आला ने हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर सड़कों की बहाली भी करें, इंक्रोचमेंट्स भी उठाएं यहाँ से, और जितनी भी इलाके चौक के ख़ास तौर पे जो 3 अतराफ में रोड्स जाती हैं वो चौक हो जाता है, उसको भी क्लियर करें। अच्छा जी, वो तो कल बहुत अच्छी बात गए हैं, लेकिन यही बात है ना कि आप जाएंगे तो वहाँ से पता लगता है बहुत ज़्यादा। अब रही बात कि अगर तो निगरान वज़ीर आला भी बुज़दार साहब की डगर पर चलते तो आज कुछ ना होता। ठीक है, वो आए हैं, उन्होंने सबसे पहले आके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पे तख्तियाँ लगाने या उतारने की बजाय उनको कंप्लीट करने पे जोर दिया है। और जितने चक्कर उन्होंने बुज़दार साहब, PTI की गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट, उससे पिछली गवर्नमेंट और फिर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के मंसूबों पे लगा लिए हैं, मेरा ख्याल है कि दिन की आधी एनर्जी तो वो सिर्फ उसी पे ज़ाया करते हैं कि जी मैंने अब पुराने प्रोजेक्ट्स को मैंने एलिवेटेड 2010 का प्रोजेक्ट है जी, उसको कब किस तरह शुरू करें, ना किया तो आज क्या हालात होंगे। आप सोचें अगर ये सड़कें, ये चौक चौराहे बेहतर ना होते, अंडरपासेज ना होते, रिंग रोड ना बनी होती तो क्या हालात होते। अब लाहौर शहर के अंदर वो तमाम प्रोजेक्ट जो पिछली गवर्नमेंट ने सोचे उन पर अमली इक़दामात होना चाह रहा है। आपका एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, आपको रिंग रोड को मुल्तान रोड से मिलाया जा रहा है, आपकी एक नया बहुत खूबसूरत रोड निकाली जा रही है अरफा क्रीम सेंटर के साथ, गंदे नाले के दोनों अतराफ आने और जाने के लिए थ्रू आउट जाके वलेंशिया और फिर राइविन रोड को मिलेगी। सही। और ये नाले का ट्रैक है, ये वो ट्रैक है जहाँ पे कोई बंदा आम हालात में जाना पसंद नहीं करता। जब इनका राइट ऑफ वे पे जो तजावजात हैं, ऑलरेडी जगह है, तजावजात हैं, उनको क्लियर करके दोनों तरफ पे रोड होंगी, डेफिनेटली फिर नालों की सफाई भी होती है, फिर उसके इर्द गिर्द नर्सरियाँ आ जाती हैं, कुछ ग्रीनरी हो जाती है और कुछ प्लूटेड एरिया कम होता है। और आपका जो सारा प्रेशर है इस वक्त फैसल टाउन रोड पे, लाहौर कैनाल रोड पे, आपकी मेन बुलेवार्ड पर जो है, और जिसने राइविन की तरफ या जनूबी लाहौर की तरफ जाना है वो सारा इस पर डाइवर्ट होगा। ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है और ये भी इस गवर्नमेंट ने कंसीव किया है, निगरान वज़ीर ने कंसीव किया है। इसके साथ गुलबर्ग कलमा चौक से जो नई रोड जिस पे हफ्ते को वज़ीर आला खुद भी गए हुए थे, वो कलमा चौक के अंदर से रोड CBD के इंसान निकलेगी, आगे जाके फ्लाईओवर होगा एक रेलवे ट्रैक पे, उसके बाद वो सीधा जाएगी आपको वॉल्टन से मिलाएगी। वॉल्टन से ना सिर्फ आप कैवलरी डिफेंस को जा सकेंगे बल्कि आप पैकेजेस मॉल की तरफ फिरोजपुर रोड को भी पिक कर सकेंगे और उसी के सामने आप DHA से डायरेक्ट एक्सेस भी ले सकेंगे। ये इतना अच्छा रूट है कि किसी को फिर गुलबर्ग कैंट कैवलरी की तरफ डिप्रेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक डायरेक्ट रूट छोटे से टाइम में थोड़े से पैसों के साथ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आप अब थोड़ी सी हट के बात हो गई तो मैं आपको बताऊं कि हफ्ते को मैंने 3-4 जगह पे, क्योंकि वज़ीर आला के विजिट्स कवर भी किए, उनकी बातें भी सुनी, तो मैं वो चीज़ें बताना चाहूँ जो होने जाने चाह रही हैं। आप देखें शौकत खानम फ्लाईओवर के नीचे अननेसेसरी इशारा है, ऐसे ही अगर आप दोनों तरफ यू टर्न बना दें, मामूली से पैसे हैं, शायद मेरे ख्याल 15-20 करोड़ भी ना लगे, अगर आप वो यू टर्न्स बना दें तो आपका इशारा ख़त्म और आपके दोनों अतराफ पे यू टर्न्स होके जिसने इजीली मुड़ना है वो हर तरफ जा सकता है, इशारा ख़त्म। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जी कि कलमा चौक पे स्टडी करें। कलमा चौक पे आपकी जो मेट्रो बस नीचे से जाती है वो एलिवेटेड से क्यों नहीं जा सकती? अगर एक ब्रिज बन जाए और कलमा चौक के ऊपर मेट्रो भी एलिवेटेड जा रही हो तो नीचे पूरा चौक आपका फ्री है, पूरा चौक सिग्नल फ्री है, और आपने जो CBD से ट्रैफिक बाहर ला के मेन बुलेवार्ड पे लेके जानी है उसके लिए फ्लाईओवर बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपकी एलिवेटेड का ये भी मेट्रो बस का भी मसला हल हो गया, आगे भी चले गए। अच्छा जी, आगे लाहौर के एंट्रेंस और एग्जिट शादरा पे गए, वहाँ पे उन्होंने ब्रिजेस पूरा प्रोजेक्ट का, अब वो भी तकरीबन मैं तो खुद बड़ा हैरान रह गया कितनी तेज़ी के साथ वहाँ पे अब जो कहते हैं ना पुल जो है कोंपलें फूटने लगी हैं, तो वो अब पुल निकलना शुरू हो गए थे फाइनली। तो बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। बाबू साबू से जो पैच रिंग रोड का है बहुत बड़ा, उस पर दोबारा से काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको क्लियर करने लगे हैं, क्योंकि वो रिंग रोड का हिस्सा तो है लेकिन वहाँ पे मोटरसाइकिलें, रेडियाँ, रिक्शे, हर चीज़ वहाँ पे चल रही होती है, तो उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। तो जहाँ रही बात पुराने प्रोजेक्ट्स की, उस पर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो है और नए प्रोजेक्ट्स भी हैं उन पर भी काम हो रहा है।
और 10 सालों का भी स्कोर सेटल करने की ये कोशिश की क्रेडिट जा जाता रही है निगरान हुकूमत को, तो आई Exactly. मस्ट अप्रिशिएट जिस तरह से ये हमारे मसाइल ये वाले हल हो रहे हैं, शहर के तरक्याती मनसूबाजात अपने अंजाम को पहुंच रहे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। तो ये हमने जो माजी में मिसालें देखी हुई हैं उससे तो हमें आदत ही नहीं रही थी कि इतनी जल्दी सारे काम हो जाएंगे। सेकंड जार की तरफ भी जिन लोगों का मसाइल थे वहाँ पर भी उनकी तरफ से खुसूसी एकाबार जारी कर दिए गए हैं, तो आई होप कि ये काम आपको अब जल्दी होता हुआ नज़र आएगा। सेकेंडली अच्छी चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तलबा के लिए जो है वो फ्री मेंबरशिप का ऐलान किया गया है। सो ये तो थी जी हमारी खबर जिसको हमने डिस्कस किया। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ये खबर आपके साथ शेयर की। अगली खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई। और रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं, बल्कि रोज़ाना क्या कुछ ऐसी मुहिम स्पेशल चलाई जाती हैं जिस हम देखते हैं कि जी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जो है वो कुछ ना कुछ इम्पोज किया जाता है। अगेन सवाल ये पैदा होता है हमें इन मुहिमात की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम इस तरह से अपने रोड यूज़र को ट्रेन नहीं कर रहे कि आपको उनको याद ही ना दिलाना पड़े कि आपने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी है, बल्कि उनको पता हो कि ये सब ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, बावजूद इसके बहुत सारे लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते हैं। दुर्रे नायाब नहीं, देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने कानून पे अमल दरामद कराना है तो उसकी रसाई देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने कोई फैसला उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो उसमें लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए आपको। आप लोगों को डोर स्टेप पे या रीचेबल एरिया पे फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो कौन कैसे करेगा। अच्छा, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से, फैसिलिटेट करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। इसके बावजूद भी आपके रोड एक्सीडेंट नहीं कम हो रहे हैं, लोगों में रोड यूजर्स में सेंस ही नहीं है। अच्छा, वो कैसे आएगी? मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। देखें, आपने पहले तो ये अमल अच्छा किया कि आपने ट्रैफिक के ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं, एक तो आपने ये किया कि किसी भी शहर का बंदा हो उसको वापस शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हम जाके दोबारा ज़िले से नहीं बनवाएंगे, हमें यहाँ पर इज्जत के साथ एक्सेस दे दी गई। दूसरा, 3 ऐसे खोल दिए गए। देखें ना, इतना आप महंगाई है, इतना आप कारोबार में फंसे होते हैं, नौकरी में फंसे होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता। तो आपके पास कोई ऐसा वक्त हो कि आप रात को भी चले जाएं, किसी पहर खाना खा के आराम से फारिग होकर चले जाएं, आप अपना काम कर लें। अब तो दूसरी बात आपकी तरह ना, वो है नीयतन और आदतन ख़राब, कि हमारी नीयत भी ख़राब होती है, हमने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाना, हमने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना, और हमारी आदत भी ख़राब हो चुकी होती है कि हमारे सामने जितना मर्जी बेहतर रास्ता हो, आगे खूबसूरत यू टर्न बनाओ, लेकिन हमने वन वे आना है। आपके रोड्स को शादा होते जा रहे हैं, मिसाइल खत्म होते जा रहे हैं, सिग्नल फ्री होते जा रहे हैं। आप कलमा चौक पे देखें, आप कलमा चौक पे देखें क्या खूबसूरत फैसिलिटीज़ बनी है, अंडरपास एक्सटेंड हो गया है, आप राइट जाके आराम से फिरदौस मार्केट जा सकते हैं, लेकिन लोग ऊपर से भी लिबर्टी से वन वे आ रहे होते हैं और इधर से कलमा चौक से वन वे जा रहे होते हैं। और संडे को तो ये एक्सपीरियंस आपको ट्रैफिक कम होती है तो बस इसका मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार आप कलमा चौक से जो आ रहे हैं और आप वन वे अंडरपास या ऊपर से फैसिलिटी, क्या मसला क्या है? कहते हैं भाईजान मैं अंडरपास में जाके ना बड़ा ऊपर से लिबर्टी से वापस आना पड़ेगा, तो मैं क्या नाल ही थे तो नाल ही निकल के ना कलमा चौक तो यार लोगों की, मैं उसकी बात सुन के मैंने कहा अगर तुम्हारी जान चली गई या कोई मसला हो गया तो फिर क्या होगा, लेकिन लोगों को इससे परवाह नहीं है। लोगों को ना सिविक सेंस है, ना लोगों को ये पता है कि हमने यार चलती रोड के शोल्डर पे नहीं खड़े होना, हमने जो येलो लाइन है उसको क्रॉस करके कहीं पे रुकना नहीं, हमने अचानक ब्रेक नहीं मारनी, हमने लाइन और लेन की तमीज़ करनी है। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि मेरा ख्याल है कि मैट्रिक तक तो इसको वैसे सब्जेक्ट बना के ना कंपल्सरी इसको कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। आप देखें ना, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 वन वे की खिलाफ वर्जी पर 400 चालान टिकट्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। हर रोज़ आप ये डाटा शेयर करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि जी आपने आज हेलमेट के खिलाफ मुहिम, आज सीट बेल्ट के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। सो लोगों की आते वही रहेंगी, जुर्माने पे कर देंगे, आप रोड पे आपको वही सब कुछ होता नजर आएगा। देखें, बेसिकली एहसास जिम्मेदारी नहीं है हमें। हम अगर कौम की हैसियत से अपने आप को देखें कि कवानीन पर अमल दरामद करना है, फिर तो हो सकता है आप सिटी ट्रैफिक जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ट्रैफिक वार्डन्स आप चौक चौराहों में खड़े कर लें, जब आपको खुद एहसास नहीं होना कि मैंने ट्रैफिक वायलेशन नहीं करनी या ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद करना है, तो फिर तो मुमकिन है। अदरवाइज आप कहेंगे ये 2000 आपको याद होगा जब रॉन्ग पार्किंग और हेलमेट का चलान आया था, शायद कोर्ट ने ऑर्डर किए थे, तो उस वक्त आवाम की चीखें निकली थी, बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। आज रूटीन मैटर है। नहीं, आप सेफ सिटी के कैमरों से जब आपके घर चालान आना शुरू हुए थे तो सब लोग, मैं कहती हूं, आज रूटीन मैटर है। हेलमेट के बगैर चलान कर दें 2000 कोई बात नहीं, महंगाई अपनी जगह पे, आपके मुआशी मामला अपनी जगह पे, 2000 मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं।
400-300 रोज चलान कर लें, कोई बात नहीं। बात वही है कि ये आपके जो ट्रैफिक पुलिस है ये तो करना चाहे तो नहीं हो सकती जब तक हम खुद, जिस तरह वो कह रहे हैं दुरानियाब के मैट्रिक तक इसको सब्जेक्ट बना दें या हिस्सा बना दें किसी भी मजमून का, हो सकता है। बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस जब आप बनवाने जाते हैं तो आपने तो एक टेस्ट लेना है और टेस्ट लेके 2-4 सिग्नल्स उन्होंने आपसे पूछने हैं, वो बता दिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है। लाइन लेन के खिलाफ वर्जी जब तक नहीं रुकेगी, मैं हमेशा कहता हूँ कि मोटर बाइक को कहाँ चलना चाहिए, सबसे लोवेस्ट लेन में आना चाहिए, वो टॉप पे होती है। ऐसे आपके रिक्शा चिंची कहाँ होना चाहिए, वो भी आपको टॉप पे नजर आती है। उनके लिए तो कोई लाइन लेन है ही नहीं ना कोई। बस फिर तजावजात की जो भरमार है वो ट्रैफिक के कवानीन क्या, रूल्स क्या, जो भी रवानी उसका वैसे बर्बाद कर देती है। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो इनका जिम्मेदार मैं तो आवाम को ठहराता हूँ। ठीक है, आपकी जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी किसी हद तक इसकी है, लेकिन हमारी खुद पहले जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर अमल दरामद करें। आप कह रही हैं कि यूजर्स को बताया नहीं जाता, मुझे बताएं कि जब जिसने बाइक लेकर या गाड़ी लेकर रोड पे निकलना है उसको नहीं पता कि मैंने किस तरह गाड़ी चलानी है। थोड़ा सा एहसास करे तो उसको पता है कि मैंने किस तरह गाड़ी चलानी है, मैंने कहाँ पे पार्क करनी है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं आ जा साड़ी असी थे लानी फिर उस तरह से मामला खराब होते हैं। फिर अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है, ट्रैफिक की रवानी खराब हो गई। आप देखें जेल रोड सिग्नल फ्री है लेकिन आप 1-2 बजे वहाँ से चल नहीं सकते, आपकी गाड़ी नहीं चल पाती। उसकी क्या वजह है कि वहाँ पे आपकी एलसी, अफवा कॉलेज, केसी कॉलेज, आपके हॉस्पिटल सारे वो ट्रैफिक की रवानी। अच्छा, फिर कभी एटीसी में कोई केस लग जाए तो फिर आपका चाइना चौक भी खत्म हो गया, वो मामला भी गया। तो इन हालात में आप देखें कि कवानीन पर अमल दरामद या फिर आप बैन अवी सतह पे ले आए कि हाईएस्ट जो फाइन है वो कर दें। मैं इसी तरफ आने वाली थी, वहाँ की मिसालें हमारे सामने हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी सी ये है कि इसको सजा की तरफ भी ले जाएं और फिर फाइन इस तरह का करें कि जिसको एक दफा हो उसका फिर बजट अच्छी तरह मुतासिर हो, दूसरी दफा रोड पे आते हुए वो सोचे, वो दूसरी दफा रोड पे आते हुए सोचे कि मैंने आना है या नहीं, या मैंने वायलेशन करनी है या नहीं करनी। फिर तो मुमकिन है। ये 2000 पे मुझे याद है हम लोग भी यहाँ तनकीद करते थे बैठ के कि ये क्या हुआ है, आज रूटीन मैटर है। आप जहाँ पे मर्जी गाड़ी पार्क कर दें 2000 खैर कुछ बाहर के मुमालिक में लोग, आप यहाँ पर ही देख लेना, अगर आप मोटरवे पे हैं तो आपको एक खौफ होता है कि आपने सीट बेल्ट लाजमी बांधनी। आप ये भी तो देखें ना कि इन लोगों का भी तो कोई एहतसाब होना चाहिए जो इलीगल कमर्शलाइजेशन करवा रहे हैं। खास तौर पे जो मेरा मशहूर ज़माना महकमा है जिसको मैं कवर करता हूँ एलडीए को, कि ना वो ये देखते हैं कि रोड विड्थ कहाँ है, ना वो ये देखते हैं सर्विसेज किधर है, कमर्शियल करके बिल्डिंग को परे मारते हैं। और उसके बाद जो हाल होता है, आप जौहर टाउन रोड की बात करें जहाँ पे एलडीए का दफ्तर है, जहाँ डीजी साहब खुद बैठते हैं, उसके सामने रोड पे इतने इलीगल कमर्शियल कैफ़े खुल गए हैं और इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं जो कि बैन था। 2014 से ये रोड बैन थी कमर्शियल के लिए, और भी बड़ी रोड्स 14 रोड्स कमर्शियल के लिए बैन थी। वहाँ पे 100% कमर्शलाइजेशन होगी 14 सालों में, ये इन टेन्योर में। तो भाई इनका भी कोई पूछने वाला है कि आप किस कानून के तहत, किस स्टडी के तहत, किस तरह से आप इनको कमर्शियल कर रहे हैं, और ट्रैफिक के जो हैजर्ड्स होंगे वो कौन कवर करेगा, पार्किंग यहाँ नहीं है। अब देखें हाई कोर्ट ने कितना वाजिया कहा हुआ है, पार्किंग भी कितना सीरियस एक्शन लिया, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हो रहे जी उनके इश्यूज, क्योंकि ये एक दिन ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, एम बस थोड़ा सा कॉस्मेटिक ऑपरेट करके उसके बाद गायब, दोबारा से वहीं पे कुर्सियां लगी हैं, वहीं पे टेबल लगी हैं। हमेशा जूं के तुम रहे हैं, जितने मर्जी ऑपरेशन कर ले, ये सीरियस नहीं है ना। आप ना रियासत सीरियस हो तो फिर है ना, आप देखें ना सिपरा साहब, एलडीए प्लाजा एजर्टन रोड, ठीक है, उसकी पार्किंग में उन्होंने फूड स्ट्रीट बनवा दी है। जब एलडीए हरकत करेगा तो मुझे बताएं कौन सा प्लाजा जो है वो अपनी पार्किंग छोड़ेगा। वो कोने पे आप गुजर के देखिए, ये कुछ अर्से पहले, ये ज्यादा बात नहीं है। तो हाई कोर्ट के अहकामात को तो इतना सीरियस लेते हैं। मेरे पास और भी दर्जनों मिसालें हैं देने को, लेकिन बात ये है कि आप अब हैवी इंपोज, सख्त सजाओं की तरफ जाना आपका नागुज़ीर हो चुका है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। और इनको एजुकेट डंडे के साथ करना जरूरी है कि ट्रैफिक उसके अलावा आप कह लें कि आप ये छोटे मोटे फाइन्स करके मुहिम चलाकर, आज ये वाली मुहिम कल वो वाली मुहिम, या आप ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर जितने मर्जी बढ़ाते रहें, मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे। आपको इस पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए सजाएं करने की ज़रूरत है कि जी लोग खौफजदा रहें, और हैवी फाइन्स, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर है जी 5 माह के दरमियान शहरी 1129 गाड़ियों से हाथ धो बैठे, 29 कमर्शियल गाड़ियां गन पॉइंट पर छीनी गई, 892 चोर ले उड़े। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है और हालात इस कदर परेशान कुन हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, किसके पास जाएं। और अगर आप दादरसी के लिए थानों में चले जाएं, वहाँ पर जो सलूक किया जाता है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। शायद सिप्रा साहब देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो ख़राब है, नज़र भी आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो खबर ब्रेक की है, ये
नाके पे या किसी जगह पे पुलिस की यूनिफॉर्म पे फायरिंग कर देना ये बड़ा मैटर करता है। और फिर आपके पोस्ट इलाके में इस तरह का वाक़या रूनुमा हो, ये भी बड़ा मैटर। किसी देही इलाके में मज़ाफ़ात अभी में या नायाब नहीं आते, ये एक वाक़या सुना है कि वो रास्ते में देख ना गाड़ियों की चोरी, ये वो हैं जो रिकॉर्ड पे आ गई हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनके CCTV वीडियोज़ हैं वो सामने आते हैं, उसके बावजूद नहीं पकड़े जाते। मुझे बताएं कि ऐसा क्या है कि लोगों में वो यूनिफॉर्म का, पुलिस का, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का वो ख़त्म होता जा रहा है, खौफ ही ख़त्म होता जा रहा है। उसकी 2-3 वजूहात हैं जो आमतौर पर माशरे में डिस्कस होती हैं। क्या होता है, सबसे पहले आपकी बेरोज़गारी डिस्कस होती है कि आपकी यंग जनरेशन जो है वो क्राइम की तरफ किस तरह आती है। सबसे पहले कि आपकी तालीम मुकम्मल ना हुई, बेरोज़गारी हुई, और पीछे जब ख़ानदान घर में बैठा है उसकी कफ़ालत करनी है, तो फिर इस तरह के नाजायज़ तरीके जो अपनाए जाते हैं, और फिर यही बच्चे जो 20, 22, 25 साल के हैं ये किसी माफिया के हाथ चढ़ते हैं और फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाते हैं। कुछ दिन पहले शूटर्स की बात हो रही थी कि लाहौर में शूटर्स हैं, चंद हज़ार रुपये दें और बड़े आराम से उनसे जो मर्जी काम करवा लें। अगर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो मेरे ख्याल में आपके लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाले जितने भी इदारे हैं, सिर्फ पुलिस नहीं बाकी भी जो फोर्सेज हैं, उनको एक्टिव होने की जरूरत है। सिर्फ यहाँ तो हम गाड़ियों की लेकिन आईजी साहब मुझे इस पर ज्यादा फोकस नहीं नजर आ रहे हैं। दुर्रे नायाब, हर रोज बड़ी मीटिंग्स होती हैं, मुझे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर उनकी बातचीत कुछ कम ही नजर आ रही है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आईजी साहब इस चीज़ के हट के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी फोर्स के लिए एक बाप की हैसियत से वो किरदार अदा कर रहे हैं, और रोज जितने फैसले, अब उस फोर्स से काम भी तो जितना फैसले उस फोर्स के लिए हम देखते हैं तो हम खुद एहसास कमतरी में जाना शुरू हो जाते हैं कि यार काश कोई हमारी सरकार भी सोचे अवाम के लिए। बात ठीक है, लेकिन उनका फोकस जो है वो सिर्फ अब इनकी वेलफेयर से हट के इनका जवाब और जज़ा और सजा की तरफ भी जाना चाहिए ना। आप फिट लें, आपकी अंडर कमांड क्या कर रही है, आपके तमाम पंजाब के DPOs क्या कर रहे हैं, आपके लाहौर शहर की अंडर कमांड फोर्स क्या कर रही है। अगर IG नहीं लाहौर शहर के एक छोटे से इलाके, टाउन, किसी गली मोहल्ले का चीज़ को देख के नोटिस लेना है या खुद पहुंचना है, फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं, फिर छोड़ दें। फिर आप DIG, CCPO बाकी मामलात को हटा के लाहौर को डायरेक्टली IG के अंडर कमांड कर दें। क्योंकि मैंने बहुत सारे वाक़यात में देखा है कि लाहौर में जिस तरह डॉल्फिन एहलकार ज़ख्मी हुआ, ये हॉस्पिटल गए, पीछे गए, उस किसी के घर गए, किसी के पीछे माली आनत करने गए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन रिज़ल्ट क्या है जी कि आपके लाहौर का क्राइम रेट इस वक्त मेरे 14 साल के सहाफ़त में मैंने नहीं देखा इससे बुरे हालात। और मोबाइल फोन छीन लेना, गली में छोटी मोटी चोरी डकैती हो जाना, कोई बात ही नहीं रही, और किसी से कुछ ना मिलना तो उसको गोली मार देना, तो ऐसे है कि जैसे पता नहीं उसकी ज़िंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है। तो हमें कुछ अब ऐसे मौक़ों पे ना वो पुराने CIA के ऑफिसर्स याद आते हैं, उमर जैसे लोग, बाकी लोग, कि यार वो कुछ होते थे, कुछ पॉलिसिंग थी, कुछ सजा जजा का एक अमल था, कुछ CIA ऑर्गेनाइज क्राइम पे बहुत अच्छा काम करती थी, और जब एक ऐसा नेटवर्क डेवलप होता था तो उस नेटवर्क को फौरी तौर पे तोड़ा जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है ATM से बैंकों से पैसे निकलवाने वालों का एक बड़ा मुनज़्ज़िम गिरोह था, ऐसे ही है, जिसका पुलिस मुकाबले में फिर वो एक बादशाह नाम का वो सरगना था, उसको एनकाउंटर हुआ। बहरहाल उसके बाद ऐसे वो ATM से पैसे निकालने वालों का क्राइम का वो रेट टूटा कि जैसे कभी था ही नहीं। तो आपको ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको अपनी पूरा मुखबरी का निज़ाम आपको अपने अंदर इंजेक्ट करने पड़ते हैं, उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए आपको सख्त दिल भी होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कोई, यहाँ पे अब अनफॉर्चुनेटली कुछ सियासी भी फोर्स पे बहुत ज़्यादा दबाव है कि जी सियासी तौर पे भी थोड़ा सा वो पकड़ धकड़ के सिलसिले, और हमारी एक जमात है जिनको शौक़ है जी कि आपने फोर्सेस एजेंसीज़ को और अपनी लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस एजेंसी को किसी और ही मकसद में ना एंगेज रखना है, आपने उनको काम नहीं करने देना, आपने हर वक्त ना एक ही स्यापा करना है और वो है इंसर्जेंसी। तो आपने वहाँ पे हर वक्त इस तरह के मामलात में करना है। तो पुलिस को ये सारा जब संभालते ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं। जब पुलिस डिफोकस हुई है उधर सारे मामलात में चली गई, आपकी लॉ एंड ऑर्डर के इशू पॉलिटिकल इंसर्जेंसी की वजह से ख़राब हुए, 9 मई वाले वाक़यात हुए, बहुत सारे इशूज़ हुए, आपके DIG ऑपरेशन अपनी आँख ज़ाया करवा बैठा है, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई जवाब नहीं है कि क्राइम रेट इतना शहर में बढ़े। और जिस तरह से अब ये क्राइम रेट है, अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो बहुत खतरनाक हद तक इसमें इजाफा हो रहा है। आज गाड़ी लेना किसी के लिए कितना मुश्किल है ये अंदाजा हम सभी लोग कर सकते हैं। बाइक चोरी हो जाना, गाड़ी चोरी हो जाना कोई बात ही नहीं रही है। सो IG साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसकी तरफ जरूर तवज्जो दें। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। महमूद बूटी में चेकिंग करने वाली लेस्को टीम पर फायरिंग और चोरी और सीनाजोरी की मिसाल है। महमूद बूटी में ही ये 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर कार्रवाइयाँ होती हैं। शाहिद सिप्रा साहब, क्या माजरा पेश आया था? देखें, यहाँ करोड़ों रुपए के डिफ़ॉल्टर्स थे, फर्निस
उनका कनेक्शन मुनक़ता हुए और लेस्को को ये इतला मिली कि कनेक्शन मुनक़ता हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे दोबारा डायरेक्ट सप्लाई लगाई गई है और बिजली चोरी की जा रही है। कि महमूद बूटी सब डिवीजन का अमला वहाँ गया, जब उन्होंने ऑपरेशन करने की कोशिश की तो जो मुल्ज़मान थे उनकी जानिब से फायरिंग की गई। अच्छा, ये मुआवजा हुआ है कि लाइन स्टाफ ट्रांसफार्मर पे काम कर रहा था तो वो गोलियां ट्रांसफार्मर को लगी हैं, उनकी ट्रांसमिशन लाइन को लगी हैं, जिससे 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन जो स्टाफ है वो बच गया है। उसकी बुनियाद पर ये इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरे ख्याल में ये लेस्को की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि आप ऑपरेशन करने गए हैं बिजली चोरी का और उस पर डायरेक्ट फायरिंग, आपको हवाई फायरिंग होती है, बहुत दफ़ा हुई है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, सिक्योरिटी कभी भी नहीं होती। अच्छा, FIA को भी साथ मिलाया गया, उस वक्त भी नहीं सिक्योरिटी होती थी। अब ये प्रेशर इतना है विफाकी गवर्नमेंट का कि बिजली चोरों को पकड़ें, डिफ़ॉल्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, बिलों की रिकवरी करें और स्टाफ है नहीं। ये सारा जब प्रेशर मिलता है उसके बाद जब जहाँ चोरी बड़ी होगी वहाँ अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। ये गए और अब ये मुकदमा दर्ज हुआ। अब देखिएगा, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, ये मुकदमा इक़दाम कत्ल का है, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं होगा। आपकी एक सियासी शख्सियत, आपकी एक सियासी शख्सियत, हाँ, आपकी एक सियासी शख्सियत है जो मौजूद है, जो इनकी पुष्टपनाही कर रही है, जो करेगी, और लेस्को के उनके सामने घुटने टेकना पड़ेगा। अच्छा, मतलब किसी की जान भी चली जाती है। साबिक हुकूमत है कि मौजूदा, थोड़ा ये भी बता देना, सस्पेंस आपने नहीं, मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है। देखे, मैं फिरोज वाला का जिक्र कर रहा हूँ, थाना फिरोज वाला में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन महमूद बूटी का इलाका है। अब हम समझ गए, अब आप ये समझ गए होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। और फिर इसी इलाके का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर है, जो मौजूदा बोर्ड है उसका मेंबर है, वो भी कल को अगर आम शहरी अगर इस तरह की किसी कार्रवाई देखे, मैं इसको चोरी नहीं होनी चाहिए, चोरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पकड़े जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप पुष्टपनाही करेंगे, लोगों को बचाएंगे और उनके हौसले बुलंद करेंगे, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये इंतहाई खतरनाक हुआ। मुझे किसी ने बताया कि SDO साहब जो हैं वो इतने वहाँ से खौफजदा हुए हैं कि वो दफ्तर आने के बजाय बराह रास्त घर जा रहे थे। तो मैं अपने बच्चों को देखूं या मैं किस तरह वक्त बहुत कम है, थैंक यू सो मच। लेकिन इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए आपको फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा सीरियस होना है, अदरवाइज किसी की जान भी जा सकती थी। ये इतना खतरनाक वाकया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जिनकी बर्थडे है हम उनको विश करने जा रहे हैं। तो आज बर्थडे है दुआ की, शकील ज़फ़र की, और इसके बाद सकलैन की भी बर्थडे है, और इफ्रा मलिक की बर्थडे है, जावियार उस्मान, मलिक अब्दुल्ला, मोहम्मद वलीद साजिद की बर्थडे है, मोहम्मद शर्जील की, मोहम्मद शाकिर मन्नान और यूसुफ अकबर की आज सालगिरह है। ये एक लिस्ट है, दूसरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है जिनकी आज बर्थडे है, उनको सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। हम आते हैं जी सेकंड लिस्ट की तरफ, जिनकी आज बर्थडे है मोहम्मद कासिम, जवेरिया मरियम, अली अकबर, और इसके बाद दी अशफाक की बर्थडे है, अली राजपूत की, अब्दुल बासित की, नदीम की बर्थडे है, अदनान, और इसके बाद नूर की भी आज बर्थडे है। आप लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। जिनकी कल बर्थडे है पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के शो का हिस्सा हम बनाएंगे। मुझे लेनी है ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जितना हम दावा करते हैं कि हम मॉडर्न दौर की तरफ जा रहे हैं, जदीद रुझानात से आपको मुतारिफ़ कराया जा रहा है, जिद्दत आ रही है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस तमाम तर जिद्दत के बावजूद वो पुरानी नहीं होने पे आ रही हैं, बल्कि मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं। अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अब इसका रिस्पॉन्सिबल हम रियासत को करार दें, ख़ुद पेरेंट्स को करार दें, या उन लोगों को जो यहाँ पर अपने आप को वो कहते हैं ना कुल अकल समझ के बैठे हैं कि बस जो वो हैं बस उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इनका खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। आज नाज़रीन, बच्चों की मजदूरी के खिलाफ आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अब वो मजदूर बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल की कमी है, अब वो मजदूर बच्चे जो खेलना कूदना चाहते हैं, हमारे और आपके बच्चों की तरह, जिनकी नन्ही नन्ही आँखों में बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, लेकिन उनके वसाइल, उनके माँ बाप के वसाइल इसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो उनके लिए अच्छे कपड़े ले सकें, अच्छे स्कूल का इंतज़ाम कर सकें, और अल्टीमेटली वो मजबूर हैं अपने बच्चों को मजदूरी की तरफ लेके जाने में। ऐसे में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रियासत की है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सोसाइटी की है, कुछ हमारी NGOs जो कि इस पर बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं,
और साथ ही साथ हमें बीइंग शहरी भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि वो पैसे वो जो अपने घर लेके जा रहे हैं, जिनके एवज उनके माँ बाप उनको काम करने के लिए भेज रहे हैं, वो फिर कौन देगा? सो हमें मिलजुल कर कुछ ऐसा सोचना है, ना सिर्फ आगाही बल्कि आज इस पर कोई हल भी निकालना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी आज की मेहमान जिनका मैं तारुफ कराना चाहूँगी, बैरिस्टर अमृत अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कानून कैसे इसको सपोर्ट करता है और आगाही से हटकर हम क्या ऐसे मेजर्स ले सकते हैं कि एटलीस्ट हम इसको रोकें। सो अपनी मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली देखिए, जो चाइल्ड लेबर है ना, वो हमारे मुआशरे में, सिर्फ हमारे मुआशरे में नहीं है, वो इंटरनेशनली भी है। हमारे पास इसीलिए ही ICRC, जो कि एक इंटरनेशनल राइट्स ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन है, इस तरह का इदारा इंटरनेशनली मौजूद है, जिसके कन्वेंशन 183 कंट्रीज़ ने साइन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इंटरनेशनली भी इस चीज़ से बाउंड है कि हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स को एडहर करना है या उनको मानना है। बाउंड होने के बावजूद हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हम इसको रोक सकते। नहीं, बिल्कुल है हमारे पास 1055 की इसकी हेल्पलाइन मौजूद है। हमारे पास चाइल्ड राइट्स का ओम्बड्समैन मौजूद है। हमारा जो आर्टिकल 1973 में 11(3) कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोगों को इसके बारे में बता क्यों नहीं रहे हैं? इसको आम करना, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अगर हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अना, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खाली एक शख्स के ऊपर नहीं डाल सकते। देखिए, जो माँ बाप अपनी औलाद को पैदा कर रहे हैं, जब उन्हें ही इस बात का एहसास नहीं है कि वो 14 साल से छोटे बच्चों को बाहर भीख मांगने के लिए या इस तरह की माइंस के अंदर या इस तरह के हेजिडियस काम के अंदर भेज देते हैं जो उनके लिए नहीं ठीक है, तो फिर लेट अलोन किसी और ने क्या उसकी जिम्मेदारी लेनी है? आज आप चले जाएं किसी वर्कशॉप पे, किसी टाइल शॉप पे, बिल्कुल किसी भी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां सबसे ज्यादा मेहनत तलब काम और सबसे कम उसकी उजरत दी जाती है। और आपको पता है, आपका ये जो 11(3) आर्टिकल है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है कि 14 साल से यंग बच्चे को आप नहीं एम्प्लॉय कर सकते, और अगर आप करें, आप इस इदारे के अगेंस्ट कंप्लेन करें, तो एम्प्लॉयर को 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। ये आपका कानून कहता है। चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट है 2016 का हमारे पास मौजूद। 25A आर्टिकल कहता है कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, जो बचपन से लेकर 16 साल की उम्र तक, हाई स्कूल लेवल तक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपने अपने बच्चों को फराहम करनी है। पर बात सिर्फ इतनी है कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ का लेती भी है या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, माँ बाप फिर बच्चों को वहाँ से निकाल के उन जगहों पे डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? हमारे यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, और मुझे लगता है इन पेरेंट्स को बिठा के इनकी भी एक तरीके से, वो कहते हैं ना, ट्यूनिंग होनी चाहिए। मुझे ये बता दें, हमने उन जिम्मेदारों का तयन भी करना है जिनको कानून के कटहरे में लाने की जरूरत है। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या वो मालिकान रिस्पॉन्सिबल हैं? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अना, हम सब रिस्पॉन्सिबल है। आप देखिए, एक बच्चा, जो आपने भी इतनी खूबसूरत बात की कि अभी एक बच्चा जो इस दुनिया में आया है, उसको तो नहीं पता कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसको तो नहीं पता वो किस तरफ जा रहे हैं, उसको तो जिस गली लगाओगे वो उस गली पे मुड़ जाएगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? वो जो इस मुआशरे के ऑलरेडी, यही आपकी वाली बात, कुले अकल बन के बैठे हुए हैं, जिसमें माँ बाप भी आते हैं, जिसमें आपकी गवर्नमेंट भी आती है, जिसमें आपकी सोसाइटी के वो इदारे भी आते हैं जिनको इस बात का पता है, आपके एम्प्लॉयर्स भी आते हैं। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। अमृत, यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर हमने घरेलू मुलाजमीन के इतने खौफनाक केसेस शेयर किए हैं कि फलां एक खातून ने घरेलू मुलाजमा को इस्त्री लगा दी, फिर रॉड से मारने के वाकयात, फिर जलाने के वाकयात। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आज भी आपको 3 दिन बाद एक ऐसा वाकया मिल जाएगा और उस पर कुछ नहीं होता। फिर उस पर मैं समझती हूँ हमारे कानूनी माहिरीन जो हैं उनको भी आगे बढ़ना है, हमारे सोशल एक्टिविटीज़ को भी आगे बढ़ना है, लेकिन किसी की हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड ऑन करना चाहूँगी। आज से अगर आप कुछ साल पहले चले जाए ना, तो लोगों के अंदर इन बातों की भी अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को इन बातों का भी नहीं पता था। अब सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कोई किसी के साथ करता है ना, सबसे पहले लोग अपना कैमरा निकाल लेते हैं। आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि आप देखें, चलो अगर मैं ये कह रही हूँ कि आप 100% उस चीज़ को सोसाइटी से रिजल्ट क्या होता है कि वो पैसे वाले लोग पैसा देते हैं, बात में खत्म होती है और वहाँ पर जो, लेकिन बदनामी तो हो गई ना, पता तो चल गया। पहले तो ये भी नहीं चीज़ होती थी। एग्जैक्टली, एटलीस्ट अवेयरनेस तो लोगों के अंदर आ गई ना, लॉस तो बन गए आपका। अब देखें, आपके मुल्क में चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि इसकी इंसेप्शन से बनना चाहिए था, वो 2016 में जाके एक्ट बनना है।
तो आखिर 2016 में भी जाके वो क्यों बन रहे हैं? इसका रीज़न है आपकी औरतों का वर्क हैरासमेंट एक्ट 2019 में जाके बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि अब अवेयरनेस आ रही है, मूवमेंट्स आ रही है। तो ऐसी बात नहीं है इन चीज़ों पे काम नहीं हो रहा, लेकिन हाँ उतना एक्टिवली इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं कैरी ऑन किए जा रहे जिस तरह आपकी, मेरी, हम सबकी सोसाइटी में जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको कैरी ऑन करें और आगे लेके चलें। सो हमारे आज के शो का मकसद भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दें कानून कैसे इस तरह के मामलात को सपोर्ट करता है, फिर हम आएंगे कि हमें आगाही के पेश नज़र क्या करना है। आपके पास कानून में लॉज मौजूद हैं, आपके पास इनकी हेल्पलाइन भी मौजूद है। जैसे आपके पास कोई इमरजेंसी होगी, आपने 15 पे कॉल किया, इसी तरह ही आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ombudsman में भी कॉल करके इस तरह की बात की इतला कर सकते हैं, कॉल करके कर सकते हैं, आप उनको लेटर लिख सकते हैं, आप उनको यहाँ पर application लिख होता सकते ये है हैं। कि आप इस तरह का कोई मसला अदालतों में लेके जाए, साल हर साल गुजर जाते हैं, मतलब आप किसी मसले का यहाँ पर जल्द हल नहीं देखते हैं, तो फिर लोग घबराते हैं कि क्यों जाएं। अना असल में ombudsman जो होता है ना, दैट इज अ पैरेलल थिंग टू दी कोर्ट सिस्टम। ओके, तो उसने अपना काम अलहदा करना है, और अगर ombudsman अपना काम नहीं कर रहा तो आप उसकी आगे भी अपील डाल सकते हैं। लेकिन देखिए ये एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है जो हर मुल्क में फॉलो करना होता है। ये आपका या मेरा एस शहरी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दफ़ा अपना ट्राई तो करें, देखें तो सही होता क्या है, फिर अगर हाँ उस पर कार्रवाई नहीं होती वो एक अलहदा डिबेट है। लेकिन ट्राई किए बगैर ये कहना कि नहीं यहाँ पे तो फैसले नहीं किए जाएंगे इज़ द रॉन्ग थिंग। वन मोर थिंग, इस तरह के जो मुतासिरीन है ना वो भारी भरकम फीसें भी नहीं दे सकते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ऐसे में क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात बोली है अना, हमारे यहाँ पे प्रोबोनो के केसेस होते हैं। ठीक है। प्रोबोनो के केसेस में हम विमेन हरासमेंट के केसेस लेके आते हैं, हम विमेन के साथ जो ज्यादती होती है उनके लेके आते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के इश्यूज़ लेके आते हैं, और इस तरह के जितने लोग जो पिसा हुआ तबका है जो नहीं अफोर्ड कर सकता, आपके प्रोबोनो केसेस होते हैं जो हर जितने भी आपके एसोसिएट्स हैं या जितने भी आपकी लॉ फर्म्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर नंबर मीट करना है। सेकेंडली आपके डिफेंस लॉयर्स जो आपकी प्रोसिक्यूशन और आपके गवर्नमेंट के लॉयर्स वो मौजूद होते हैं। तो जब आप ऐसा केस फाइल अप करते हो वो ऑलरेडी आपके साथ एम्प्लॉय हो जाते हैं। हाँ, मसला आता है उनसे काम निकलवाने का, मसला आता है उनकी स्पीडी प्रोसेस का जिसमें रियासत की जिम्मेदारी आती है। वहाँ पे मैं कहूँगी कि एक इंसान को अपने रोल का खुद भी एहसास होना चाहिए कि अगर वो मासूम बच्चों को अपना हक दिला रहे हैं तो वो एक फलाह का काम कर रहे हैं, एक नेकी का काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा एक्टिवली करना चाहिए। अमृत, ये तो आपने रास्ता भी बता दिया। सो मुझे लगता है हमें कुछ सजाओं में भी सख्ती लेकर आने की ज़रूरत है ताकि मुलव्विस लोग जो हैं इस तरह का एक्ट करने जो जा रहे होते हैं उनको कोई तो खौफ हो कि अगर हम ये करेंगे तो हमें ये सज़ा हो सकती है। एब्सोल्युटली अना, जैसे मैंने कहा कि इसकी सज़ा 6 महीने से ऊपर की भी हो सकती है, डिपेंडिंग आपने कितना छोटा बच्चा अपने पास रखा हुआ है और उसको कितनी देर से एम्प्लॉय किया हुआ है। ठीक है। और उसके अलावा आप उसको पे क्या दे रहे हैं। देखिए आपकी मिनिमम वेज जो यहाँ पे है वो 25 से 30 हज़ार है, ये मिनिमम है। बिल्कुल, इससे ज़्यादा ही होती हैं यूजुअली। तो द थिंग इज़ कि इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली आपकी सज़ाएं मौजूद हैं। एज लॉन्ग एज ये चीज़ें टेकअप किए जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम भी हो सकता है। सही। अब हमने आगाही के पेश नज़र क्या करना है। रूल्स भी मौजूद हैं, कवानीन भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं, लोगों को नहीं पता उन्होंने किस ट्रैक पे जाना है, किसके पास जाना है, इंसाफ कैसे मिलना है। जब तक हम इन चीज़ों को आम नहीं करेंगे कैसे करें? देखिए इसका मुझे ये लगता है बेहतरीन हल ये है कि देखिए आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट अदर देन दैट एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट। अगर आपका बच्चे को इस बात का शऊर ही नहीं है कि उसके बेसिक हक क्या है, ये जो मैं आपको आर्टिकल्स कोट कर रही हूँ ना, ये हर बच्चे को पता होने चाहिए कि ये मेरा राइट है, हमारे यहाँ मुझे से लॉ के मिलना स्टूडेंट्स को पड़ेगा। ये चीज़ें पता बिल्कुल। और एक बात बताऊँ, कभी कभार उनको भी नहीं पता होता, अच्छा। सैडली एनफ। द थिंग इज़ कि आपको हर बच्चे को ये एजुकेशन देनी चाहिए, और मुझे लगता है स्कूलों में हमें एक तालीम का सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। इवन जो प्राइवेट स्कूल के इदारे हैं, इवन जो गवर्नमेंट स्कूल के इदारे हैं, हम लोग ना वही रटू पोपत, आई एम सॉरी बट मैं भी उसी सिस्टम से बिलोंग करती हूँ। किताबें पढ़ ली ना, हमें पता है हमने मुआशरे में जब बाहर निकलना है, एक सिविलाइज सोसाइटी बन के हमारे राइट्स क्या हैं, हमें नहीं पता हमने कौन सा रूट लेना है, हमें नहीं पता इसका तरीका क्या है। बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे एज़ कम्पेयर टू रट्टू कॉपी किताबों से ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट है, या चाहे वो कोई भी और इदारा है। द थिंग इज़ हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होती ही नहीं है, और जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं होगी आपका बच्चा नहीं सीखेगा। जहाँ तक रहती है बात बच्चे की एजुकेशन की, देखिए वो जिम्मेदारी माँ बाप की भी है, वो जिम्मेदारी रियासत की भी है, वो जिम्मेदारी बच्चे की खुद भी है कि उसको अपने मुस्तकबिल संवारने के लिए चीज़ें करने की ज़रूरत है। और मुझे एक चीज़ और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी ना, कि अगर आपके स्कूलों में एक ऐसा टीचर या एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट मौजूद हो
जो इन बच्चों की जहनी ट्यूनिंग भी कर सके कि इनको वक्ती तौर पे, वो एक अफीम होती है ना, अफीम में नहीं लग जाना चाहिए कि कमाने लग जाए, बट उनको बताना चाहिए कि अगर तुम लोग पढ़ लिख के कमाओगे तो तुम लोग इससे 10 गुना ज़्यादा कमा सकोगे। तो ये माइंडसेट बदलेगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरे घर के पास ये जो छोटी मोटी दुकानें नहीं होती, शॉप्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे वो छोटे बच्चे आते हैं, हाँ जी ऑर्डर लेते हैं, ये करते हैं। मैं बच्चों से अक्सर पूछती हूँ आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? बाजी पढ़ के क्या करना है, अभी देखें ना असी इन्ना कमाने पे हैं तो असी इत्थे ला लेंगे तो असी ये कर लेंगे। उनके जहनों में है कि एजुकेशन इज नॉट गोइंग टू गिव देम, वो ऐसी चीजें बिठा दी जाती है, उनकी ट्रेनिंग इस तरह से कर दी जाती है। इस पे काम करने की बिल्कुल, और इस पे हम सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी, सोसाइटी को भी। और फिर इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ये हैं जो अभी हमें स्टेप्स लेने होंगे, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगी। इसको रोकने के लिए वक्त की अहम ज़रूरत ये है कि जहाँ रियासत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही है, जहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी अदालतें एक्टिव हैं, वहाँ पर हम लोगों को भी मिलजुल कर जहाँ कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है उसको रिपोर्ट करना होगा, अदरवाइज इनको रोका नहीं जा सकता। थैंक यू सो मच। मैं बहुत सारी चीज़ें पूछना चाह रही थी लेकिन अभी की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर सके। इंशाल्लाह दोबारा आपको मदू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम इस चीज़ को रोकने के लिए जहाँ पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं पर इन चीज़ों को सिर्फ देखकर चुप रहना जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है। आपको इस चीज़ को जो है आगे लेकर चलना है, प्रमोट करना है। और आज के दिन इस डिस्कशन का मकसद भी यही था कि हम इस चीज़ की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। वेलकम बैक। आपका फेवरेट टॉपिक, क्या आपने स्किन की केयर कैसे करनी है? मर्द, ख़वातीन और बच्चे सभी लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन बहुत अच्छी रहे। गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल है, सो इस मुश्किल को हम आसान बनाएंगे। हम नहीं बल्कि हमारे साथ हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर सानिया जावेद, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगी। सो उन्हीं से जान लेते हैं और शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सानिया। थैंक यू सो मच। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल है गर्मियों में अपनी स्किन का ख्याल रखना। स्वेटिंग जिन लोगों को होती है उनके अलग मसाइल हैं, जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनके अलग मसाइल हैं, और जिन लोगों ने बाहर जाना है, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग जो कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जिनकी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिक एक बुनियादी स्किन केयर गर्मियों की क्या है, वो बता दीजिएगा। बिल्कुल। गर्मियों में जो सबसे कॉमनली एक चीज़ देखने में आती है, जो हर पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि स्किन पे डलनेस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हीट और सनलाइट इतना ज़्यादा स्किन को डैमेज कर देता है कि एक रंगत पे ज़रा स्याहपन या पिगमेंटेशन का बढ़ जाना। जो लोग घर में ख़वातीन काम करती हैं ना चूल्हे के आगे, उनका भी ये इशू। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा कि हीट की वजह से और सूरज की रोशनी की वजह से डलनेस का इशू बहुत कॉमनली देखने में आता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड प्लस प्रोटेक्टेड रखें। इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते मैं भी चलूँगी। इसके साथ दूसरी जो चीज़ देखने में कॉमनली आती है वो है एक्नी का इशू, क्योंकि जब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के डर्ट से, पसीने से जब पोर्स क्लॉग होते हैं, इसके अंदर समझ लें कि मट्टी, धूल ये जब जमती है तो उसकी वजह से एक्नी के इश्यूज़ बहुत कॉमनली देखने में आते हैं गर्मियों में। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट कैसे रखना है? क्या पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल अच्छा रखें, ये हमारी इंटरनल हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है। इसी के साथ साथ अगर आप एक्सटर्नल हाइड्रेशन की बात करें तो कोई भी वाटर बेस्ड अच्छा मॉइस्चराइज़र रूटीन में रखें। चंद प्रोसीजर्स जैसे मेडिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल बहुत कॉमनली किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर करती चलूँ कि हाइड्रा फेशियल एक मेडिकेटेड प्रोसीजर है, ये सैलून्स का प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स मेडिकेटेड यूज़ होते हैं। तो हमेशा किसी क्लिनिक से, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ये चीज़ करवाएं। हाइड्रा फेशियल से मैंने लोगों का फीडबैक भी सुना कि एज कोई डिफरेंस फेशियल वाला नहीं आता, सो वो क्यों लोग ये सोचते हैं? इसके अंदर कोई ब्लीच और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती जो आपको इंस्टेंटली स्किन फेयरनेस या ग्लो को शो करती हैं, क्योंकि ये केमिकल पीलिंग एजेंट्स के साथ किया जाता है, इसलिए इसके रिजल्ट्स 3-4 दिन के बाद आना शुरू होते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन को इंटरनल एक्सटर्नल हर लेयर पे क्लेंस करता है और हाइड्रेट करता है। ये थोड़ी सी वो चीज़ें जो आपकी स्किन को रूटीन अगर आप रखें तो मेंटेन रखती हैं। दूसरी चीज़ पे हम आ जाते हैं जो कि है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन आपने कैसे करनी है? सन ब्लॉक। कोई भी अपने डॉक्टर से जो आपकी स्किन को देख के आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली एक सन ब्लॉक अच्छा सा आपको रिकमेंड कर दें। जब आपने चूल्हे के सामने जाना है, काम करना है, आप बाहर जा रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखें। अगर आप सन ब्लॉक नहीं ले सकते हैं तो छतरी का इस्तेमाल, कैप का इस्तेमाल या दुपट्टे से भी आप कवर कर सकते हैं जो ख़वातीन हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि कलर उसका वाइट हो, क्योंकि ब्लैक अपने अंदर सन रेज को एब्जॉर्ब करता है, तो वो मज़ीद हीट को देता है।
ये चंद चीज़ें जो अगर आप रखेंगे अपनी रूटीन में तो स्किन बेहतर रहती है। थोड़ा सा नरिशमेंट पे अगर हम बात कर लें स्किन की, तो नरिशमेंट के लिए बहुत से अच्छे सीरम्स, क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड और कई स्टेम सेल्स, एक्सोसोम्स, इस तरह की नई जो चीज़ें मार्केट में आ गई हैं वो अब अवेलेबल हैं, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती हैं, नरिश रखती हैं। जैसे हम विटामिन अपनी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए लेते हैं, उसी तरह से स्किन को रिस्टोर करने के लिए भी विटामिन का इस्तेमाल साथ रखें। सनबर्न से कैसे बचा जाए और फिर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उसका इलाज क्या है? अच्छा, सनबर्न मेनली उन लोगों में देखने में आता है जो बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ होते हैं या बहुत ज़्यादा जिनका सनलाइट एक्सपोजर हो। दूसरी चीज़ जो एक साइड इफ़ेक्ट ही है, जो रंग गोरा करने की लोग क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें सनबर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो गैर मायारी रंग गोरा करने की क्रीम्स होती हैं उसके अंदर स्टीरॉइड्स भारी मिकदार में डले होते हैं, जो आपकी जिल्द को पतला कर देते हैं, और उस पतला जिल्द होने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर सनबर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो उससे बचने का बेहतरीन तरीका, जैसे मैंने अभी बताया कि सनब्लॉक का इस्तेमाल रखें, वो चीज़ लाजमी इस्तेमाल करें। और अगर आपकी स्किन के ऊपर सनबर्न आ जाता है तो उसको आप मॉइस्चराइज्ड रखें, वेल हाइड्रेटेड रखें, और अगर आपको कोई छाले या रेडनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मस्ट कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे वो वहाँ पे फिर आपके ब्लैक पैचेस बनना शुरू हो ऐसे में होम रेमेडीज़ की तरफ भी आते हैं, हम देखते हैं बहुत सारी आपको टिप्स यूट्यूब पर यहाँ वहाँ बता दी जाती हैं। बेसन का इस्तेमाल कर लें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, आप जब उसको मुंह पे अप्लाई करते हैं, ड्राई होता है, आप उसको उतारते हैं। मुझे ये बता दें, जो होम रेमेडीज़ हैं जिसमें आप अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ गुलाब के अर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें मिक्स करके, कुछ लोग खीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कैसे देखती हैं आप? अच्छा, ये चीज़ें मैं मना नहीं करती हूँ, पेशेंट्स को कहती हूँ अगर आप करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन अब हर चीज़ की एक तासीर होती है। जैसे अगर आप बेसन लगाएंगे या मुल्तानी मिट्टी हो गई, ये आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। अब अगर किसी की जिल्द ऑलरेडी ड्राई है तो वो उसको डैमेज देगी, तो ड्राई स्किन के लोगों के लिए हाइड्रेटिंग चीज़ें बेहतर होती हैं, जैसे शहद का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल अगर आप स्किन पे लगाते हैं, इट्स वेरी गुड, इट्स हेल्दी फॉर योर स्किन। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जैसे ड्राई करने वाली चीज़ें, नीम का हो गया या एलोवेरा हो गया, अर्के गुलाब स्प्रे जो लोग करते हैं, क्योंकि इसमें सब ड्राई करने वाली कैपेसिटीज़ होती हैं। सो ऑयली स्किन वाले ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर गुड, लेकिन अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली चीज़ों को इस्तेमाल करें। इसमें मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल रूटीन में रखना चाहिए, और मेरी रिकमेंडेशन में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ये डिसाइड करने के लिए बड़ा मुश्किल उनके लिए हो जाता है कि सोप का इस्तेमाल करें अपनी स्किन वॉश करने के लिए, फेस वॉश का इस्तेमाल करें। अगर वो फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अब यहाँ पे हम मेनली अगर स्किन टाइप्स देखें, कुछ होती हैं ड्राई स्किन टाइप्स, कुछ ऑयली स्किन टाइप्स होती हैं, कुछ मिक्स्ड होती हैं। मिक्स्ड वालों के लिए तो इशू नहीं होता, दे कैन यूज़ एनीथिंग, बट अपने एक मरतबा रिकमेंड ज़रूर कराएं। लेकिन जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं उनको मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी हाइड्रेटिंग सोप या हाइड्रेटिंग फेस वॉश मस्त इस्तेमाल करें, स्पेशली जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड या इस तरह की कोई चीज़ मौजूद हो। एंटी बैक्टीरियल सोप्स का इस्तेमाल चेहरे पे ना करें, क्योंकि आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई करके डैमेज की तरफ लेके जा सकता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें ऑयली स्किन के लोगों की या एक्नी प्रोन स्किन के लोगों की, तो उनके अंदर वो कोई भी जेंटल सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मार्केट में ये चीज़ें मिल जाती हैं, क्लेंजर, फेस वॉश, सोप्स, ये आपको मिलते हैं। सो नाज़रीन, वक्त हमारे पास कम है, तो मैं ये चंक डॉक्टर सानिया का जो है वो ज़रूर अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर करवाऊंगी। आप सिटी 42 के फेसबुक पेज से जो है ये तमाम इन्फॉर्मेशन दोबारा से हासिल कर सकेंगे। टाइम कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। नाज़रीन, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।